हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेआरबी। तो आज हम एक नए चैप्टर का पीआईक्यू शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने 4 चैप्टर का पीआईक्यूज कर चुके हैं। रिलेशन फंक्शन, इन्वर्सिंग यूनिट फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वो चारों चैप्टर के हमने सारे 2026 में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी उसके अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे। जो अगला चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर, हमारा 5 नंबर चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है पीआईक्यूज का, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ये वाला चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। जितने भी चैप्टर आते हैं बोर्ड में वो उसमें से बच्चों को सबसे आसान लगता है डेरिवेटिव, पर यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रख के करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान सा सवाल आप छोटे छोटे कंसेप्ट की वजह से गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपकी जो आंसर होगा वो आपको लगेगा कि सही है, पर वो गलत होता है आंसर, तो मैं बता दूंगा उस क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ़, ये सारे में MCQs है, तो लगभग इसमें एक बार और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग 37-38 ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार, कुल मिला के सारे सेट को मिला के। तो उसमें से लगभग MCQ 14 या 15 ऐसे कुछ आए थे। तो चलिए करते हैं सारे क्वेश्चन, देखते हैं कितना तक हो पाएगा। जितना तक हो पाएगा आज हम उतना तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ e to the power -x plus e to the power -y is equal to 2 then dy by dx। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव dy by dx पूछा है, तो इम्प्लिसिट टाइप से करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव कर लेंगे। आपको पता ही होगा डेरिवेटिव मतलब आप PYQs कर रहे हो, यानी आप डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ चुके हो। तो मैं डायरेक्ट जो जैसे करते हैं डेरिवेटिव वैसे करूँगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x में e to the power -x प्लस डेरिवेटिव ऑफ प्लस e to the power -y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2। ठीक है, और e to the -x का डेरिवेटिव माइनस e to the power -x प्लस यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस e to the power -y इंटू dy बाई dx। ठीक है, आपको पता होगा चेन रूल अप्लाई करके ऊपर y है नीचे x है, तो डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो इस तरह लिखा जाता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमें मिलेगा e to the power -y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e to, इसको थोड़ा आगे लिखते हैं तो -x, फिर e to the -y को उस साइड ले लेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx मिलेगा हमें माइनस e to the power -x अपॉन e to the power -y। और e to the power y को e to the -y को अगर हम ऊपर ले लें तो मिलेगा माइनस e to the power -x प्लस y, यानी जो आंसर रहेगा माइनस e to the power y माइनस x। और यहाँ पे जो हमें आंसर मिल रहा है वो है ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज e to the power, सेम टाइप का क्वेश्चन है, e to the power x plus y इज इक्वल टू 3x देन dy by dx इज। तो उसी तरह से करेंगे, बहुत से डेरिवेटिव कर लेंगे। जैसे देखिए e के पावर में x प्लस y है, मतलब इसको चेन रूल से हम कर सकते हैं, लॉगरिथम बिना लिए। आप चाहे तो लॉगरिथम भी यूज़ कर सकते हो, फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, चेन रूल डाल के कर लेता हूँ इसमें। अच्छा देखते हैं वाइट अच्छे से दिख रहा है या नहीं। अच्छा वाई भी सही दिख रहा है, यहाँ पे लिख के देखते हैं। यहाँ पे भी सही आ रहा है, चलो वाइट से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए e to the power x प्लस वाई का डेरिवेटिव, बहुत सारे डेरिवेटिव कर लेंगे, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x। और चेन रूल डाल के इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e to the power x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ, पहले e का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके अंदर वाला जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ना,
ई के अंदर और एक फंक्शन एक्स प्लस वाई, ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एक्स प्लस वाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस वाई इंटू इसका x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, u प्लस बी, डेरिवेटिव u प्लस डेरिवेटिव b, यानी u प्लस बी का जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव u प्लस डेरिवेटिव b होता है, वैसे ही किए, ठीक है। तो फिर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई को आगे लेके डिवाइड कर लेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा 3 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा 3 बाई ई टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस 1, जो कि होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि होगा 3 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई का पावर एक्स प्लस वाई, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी बोथ साइड डेरिवेटिव करके कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, तो जो आपको सही लगे। मैं कोशिश करूँगा इसको सिंप्लीफाई करके करने की, तो जल्दी से शायद हो जाए। तो चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसे जैसे कर रहे थे, बोथ साइड डेरिवेटिव कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, अच्छा वाइट में कर लेते हैं, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, y का डेरिवेटिव वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला डालेंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला आता है u इंटू वी का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को कभी कभी डैश से भी लिखते हैं, तो हो जाएगा u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू, ऐसे लिखते हैं, b इंटू यू डैश प्लस u इंटू वी डैश, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे वो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जैसे इम्प्लिसिट कर रहे थे, इम्प्लिसिट में प्रोसेस क्या था, हम आप लोग पढ़े होंगे। इम्प्लिसिट में ऐसा होता है कि पहले बहुत सारे डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर जितने भी डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स है उसको एक साइड ले लेते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेके बाकी सब लेके दूसरे साइड में डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। उसी तरह करेंगे इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स टर्म एक है, दोनों को एक साइड ले आएंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस साइड 1 अगर जाएगा तो बन जाएगा y माइनस 1, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आया 1 y माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा यहाँ पे y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, y माइनस 1 x माइनस 1 है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस 1 कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ से, तो मिलेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस 1 कॉमन लेके डिवाइड कर लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अरे सारे ऑप्शन डी ही आ रहे हैं, पता नहीं कौन क्वेश्चन बनाया इस बार, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ऑप्शन डी ही आ रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आगे, अलग आ जाए तो बढ़िया है। तो अगला सवाल है, ये वाला सवाल को देखिए, ये 5 नंबर का सवाल नहीं है कि 3 नंबर का सवाल नहीं है, तो इस सवाल 1 नंबर का ही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को जल्दी से जल्दी करने की, ठीक है। जैसे कि ये सारे सवाल थे, इसको तो प्रोसेस करना ही है और दूसरा तरीका है ही नहीं हमारे पास, तो प्रोसेस तो करना ही है, पर इससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो MCQ करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप कर सकते हो, MCQ करने से आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ y, सॉरी
x इज इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ y। तो मैं इसको x से डेरिवेटिव करने, x से चाहे तो x से डेरिवेटिव कर सकता हूँ या y से भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको x से ही डेरिवेटिव करना है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो शायद लंबा होता, इसमें आपको आंसर नहीं मिलता, क्योंकि आप dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। फिर इसको आपको ट्रायंगल लेके करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बताया था एक जो रेशियो लेके, ट्रायंगल लेके ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर y किसी में डिवाइड कर डेरिवेटिव कर लेते हैं। मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिला हमें डी एक्स अपॉन डी वाई, मगर राइट हैंड साइड में साइन वाई का डेरिवेटिव हो जाए माइनस ऑफ कॉस वाई। ठीक है, अगर हमें डी एक्स बाई डी वाई कॉस वाई मिल रहा है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड का भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो मिलेगा 1 माइनस ऑफ कॉस वाई। वो तो आंसर में है ही नहीं, तो कॉस वाई 1 बाई कॉस वाई को हम लिख सकते हैं, अच्छा अरे डेरिवेटिव गलत कर दिया यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई होता है यार, और 1 कॉस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा सेक वाई। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, दो ही लाइन में आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन डी। इसका भी डी आ रहा है, गजब यार, जो क्वेश्चन बनाया है उसको डी बहुत पसंद है। ठीक है, तो चलो इसको दूसरे तरीके से, मैंने अभी y से बताया, आप बोलेंगे कि मैं y से क्यों करूं, मैं x से करना चाहता हूं, तो कर लो x से, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, पर पहले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा चेंज कर लो, उसको थोड़ा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शायद डायरेक्ट है पर ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं डी एक्स से करता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करता हूँ, तो लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि ऊपर एक्स है, ऊपर वाई है, नीचे एक्स है, वाई को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स तो बचेगा ही। ठीक है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा 1 कॉस वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक वाई। ठीक है, सेम स्टेप से होंगे, पहला वाला जितना स्टेप लगेगा दूसरा वाला भी उतना ही स्टेप लगता है, तो लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चेक करना तो सही, सब सही चल रहा है। तो चलिए अगला सवाल है उसी तरह का, आप क्या करना है यहाँ पे, आप बताइए। पहले क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू टान वाई लिख देंगे, फिर 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू टान वाई, टान को उस साइड ले लूँगा, फिर विथ रेस्पेक्ट टू y से करो या फिर x से करो, कोई मतलब नहीं, जिससे करने से यहाँ पे चलेगा इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x में कर लेता हूँ, तो डी एक्स बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स में डेरिवेटिव किया, डी बाई डी एक्स ऑफ टान वाई, और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1, और टान y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा आपके लिए, टान y का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा जो लोग जिस लोग को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं इसको उनके लिए थोड़ा चेन रूल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हो रहा है एक्चुअली डी टान वाई बाई डी एक्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी टान वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। ठीक है, और डी टान वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई में, अगर टान वाई को विथ रेस्पेक्ट टू वाई में डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई।
और बचा dy/dx, जिसको मैंने एक ही लाइन में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में 1 आ रहा है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, sec² इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy/dx हमें मिलेगा 1/sec²y। ठीक है, 1/sec² है, यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसको लिख देते हैं, sec² को ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा cos²y। तो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। अरे गजब है, सारे ऑप्शन डी ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन डी आए, ए आए, बी आए, कुछ भी आ जाए, हमारे आंसर सही होने चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल हमारा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन की इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, मतलब के का वैल्यू निकालना है, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, दोनों बराबर होने चाहिए। फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, ए फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट and the right hand limit are equal at that point. Also the functional value must be equal to the limiting value. That means left hand limit equal to right hand limit must be equal to f of a at, अगर हमें at a x is equal to a जो फंक्शन का लिमिट चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 8x is equal to a, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे 8x इज इक्वल टू ए, और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तीनों अगर बराबर होते हैं तभी वो क्या हो जाएगा, लिमिट जो कंटिन्यूस हो जाएगा 8x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और अब देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज करना है। x नॉट इक्वल टू 0, 0 से आगे लेंगे तो भी सेम फंक्शन यूज करेंगे, 0 से थोड़ा पीछे लेंगे x का वैल्यू तो भी सेम फंक्शन यूज करेंगे। इसलिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना निकाल के हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x² साइन ऑफ 1/x। इसका पहले लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना, लेफ्ट हैंड अगर इक्वल टू राइट हैंड होता है वही उसका लिमिट होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ले लिखते हैं 1/x अपॉन 1/x²। ठीक है, नाउ लेट x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू y, 1/x को हम y ले लेते हैं। व्हेन x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का वैल्यू जब जितना 0 के नज़दीक होता जाएगा, y का वैल्यू उतना बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन ऑफ y अपॉन y, सॉरी यहाँ पे x टेंड्स टू y टेंड्स टू इन्फिनाइट। ठीक है, और हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन x अपॉन x व्हेन लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो न्यूमरेटर वैल्यू है, न्यूमरेटर है साइन y है, उसका जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो वेरी स्मॉल रहेगा, -1 के 1 के बीच, -1 to 1, पर जो नीचे है जब इन्फिनाइट ले लेंगे, y का वैल्यू इन्फिनाइट ले यहाँ पे कुछ जितने भी बड़ा नंबर ले ले। ठीक है, y का वैल्यू हम जितना भी बड़ा नंबर ले ले, पर साइन y का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, यानी छोटा नंबर होगा, और नीचे जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर न्यूमरेटर में बहुत छोटा नंबर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 होता है। यानी अगर मैं लिखता हूँ 1/10 लाख 1,0,0,0 एंड सो ऑन, ऐसे लिखता हूँ, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, और फिर निकालना है फंक्शनल वैल्यू, कहाँ पे, हम 0 पे निकालना है ना, 8x इज इक्वल टू 0 हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, फिर हमें तब फंक्शनल वैल्यू 8 निकालना है, फंक्शन का वैल्यू, यानी f(0) निकालना है। f(0) कितना हो जाएगा, k इंटू 0 + 1, दैट इज k। तो फंक्शनल वैल्यू निकल के आ रहा है k, लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ रहा है 0,
फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बनेगा? जब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। दैट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। जब होता है तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो हमें पता करना है k का वैल्यू सच दैट द फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दैट मीन्स k मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे चलते हैं। फिर ऐसा और एक दो क्वेश्चन है, करेंगे उसको भी। चलिए एक क्वेश्चन को आप खुद करिए पहले, फिर मैं बताऊंगा। डायरेक्ट कॉस को तो इस साइड ला नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, अगर कैसे लाएंगे? 2 तो है ना उसके साथ, तो पहले क्या करेंगे? 2 को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो हमें मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y अपॉन 2। फिर cos को इस साइड ले लेंगे, x से आ जाएगा cos y अपॉन 2, cos y अपॉन 2। देखिए मैं ये सब कर रहा हूँ ऑप्शन के वजह से। ठीक है, ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ y में भी है आंसर, तो शायद इस तरीके से करने से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में सिर्फ x में आंसर होता तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते। ठीक है, अगर ऑप्शन में सारे x में आंसर होता तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, फिर विथ रिस्पेक्ट x से करो या फिर y से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x से कर लेते हैं, हमें dy बाई dx ही चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड में तो आ जाएगा 1, राइट हैंड में चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y बाई 2, फिर y बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कैसे किया? चेन रूल अप्लाई करके डी कॉस वाई बाई 2 अपॉन डी वाई बाई 2 इंटू डी वाई बाई 2 अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करते हैं। ठीक है, जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ऐसे करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन वाई बाई 2, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2, तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस साइन वाई बाई 2 अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू अपॉन माइनस से लेते हैं माइनस 2 अपॉन साइन वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक वाई बाई 2। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई क्या सारे ऑप्शन डी आ रहे? ठीक है, सारे ऑप्शन डी आ रहे। लास्ट वाले जिसने क्वेश्चन सेट किया है ना, गजब का सेट किया है क्वेश्चन। मतलब एक सेट का आंसर देखो, सारे सेट में सेम जितने भी डेरिवेटिव का आंसर है सारे को डी डाल दो। ठीक है, जिसने क्वेश्चन सेट किया होगा तो सोचा होगा कि इतना टेंशन क्यों लगे भाई कि आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी, कन्फ्यूजन होता है ना। तो सारे आंसर डी डालो, डेरिवेटिव में जितने क्वेश्चन है, जितने भी एमसीक्यू है, सारे के आंसर डी डाल दो। मुझे लग रहा है वैसे ही हुआ है। तो चलो छोड़िए उसके बारे में, वो तो क्वेश्चन सेट करेगा ही, जो भी करे हमें तो करना है। तो ए वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको लॉग यूज करके कर सकते हैं या तो चेन रूल अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, पहले चेन रूल से बता देता हूँ, फिर लॉगरिथम यूज करके भी बता दूंगा। तो इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट चेन रूल क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ए के पावर में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ठीक है, कुछ दूसरा फंक्शन होता तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर पाते यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट चेन रूल से नहीं कर पाते। तो उस टाइम हमें मतलब ई के पावर में एक फंक्शन और उसके पावर में अदर फंक्शन, ई यहाँ पे ई आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल के पावर में फंक्शन आ रहे हैं, इसलिए चेन रूल अप्लाई कर पा रहे हैं। यानी ए टू द पावर अगर फंक्शन होता है कुछ, तो हम डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट के पावर में अगर फंक्शन होता है, फंक्शन के पावर में फंक्शन होता तो हम लॉगरिथम यूज करते हैं। जैसे कि एफ ऑफ एक्स के पावर में जी ऑफ एक्स, कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए साइन एक्स के पावर में एक्स, इस जगह हमें लॉगरिथम यूज करना है। बिना लॉगरिथम यूज किए
इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेस है वो कांस्टेंट है, ई इज ए कांस्टेंट नंबर, दैट्स वाई हम इसे चेन रूल से भी कर सकते हैं और लॉगरिथम से भी कर सकते हैं, लॉगरिथम से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉगरिथम बस हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x विच इज इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻x, जो कि हमें आंसर देगा ऑप्शन सी। अरे भाई इतना टाइम बाद एक क्वेश्चन अलग आया, जो ऑप्शन अलग आया, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका जो फंक्शन है कुछ हमारे साथ तो बताया थे कि हम जब भी पावर में फंक्शन देख ले तो वहाँ पे लॉगरिथम यूज़ कर लेंगे, तो वैसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान लीजिए y इज इक्वल टू e⁻x, तो अगर दोनों साइड log ले लेंगे, log y बन जाएगा e⁻x log e, एंड log e का वैल्यू होता है 1, तो हमें जो आंसर मिला log y इज इक्वल टू e⁻x इंटू 1, बस e⁻x। फिर दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू y में डेरिवेटिव x में डेरिवेटिव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1/y इंटू dy/dx, यहाँ पर आ जाएगा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, डायरेक्ट कर देता हूँ। फिर dy/dx हमें मिलेगा y इंटू e⁻x, और y का वैल्यू है e⁻x, जो कि बराबर आएगा, दोनों का आंसर बराबर आता है, ठीक है। एक बार चेक कर लो, रेड अच्छे से दिख रहा है ना, शायद रेड अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ऊपर वाइट में लिख देता हूँ। यहाँ पे e⁻x, यहाँ पे x, यहाँ पे log e, यहाँ पे y e का पावर, यहाँ पे log y। तो चलो आप लोग कर लेना आराम से, अभी देखते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक आ रहा है, तो चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल कॉन्टिन्यूस का है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इज कॉन्टिन्यूस एट x। 0 में एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो k का वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 में चेक करना है, 0 में कॉन्टिन्यूस है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0, और यहाँ पे हमें f ऑफ 0 मिल रहा है k, f ऑफ 0 इज इक्वल टू k, क्वेश्चन में गिवन है। तो लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, तो इसको ऐसे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x, ठीक है। लिमिट x अपॉन x, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, उसका वैल्यू होता है 1। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x, कॉस में डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें भी मिलेगा 1, जो हमें लिमिट मिला यहाँ पे 2, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है 2। फंक्शनल वैल्यू कितना आ रहा है k, दैट मीन्स अगर 2 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है, 2 मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0, यानी k मस्ट बी इक्वल टू 2। k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, आंसर फिर ऑप्शन डी। चलिए डी, चलिए अगला सवाल, द ग्रेटेस्ट इंडिया, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस तो आराम से कर सकते हैं इसको। तो हम देखिए, हम कोशिश करेंगे कि जो MCQ है, तो MCQ को जितने टाइम में कर सके, जितने कम टाइम पे, यानी 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ाने में जब पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को विदिन ए मिनट कर सकते हैं, ठीक है। हम वही कोशिश करेंगे, उस तरीका मैं आपको बताऊं, वही तरीका बताऊं जिस तरीके का यूज़ करके आप आसानी से विदिन मिनट्स उस क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। तो चलिए, दिस क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 3, ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर पॉइंट्स, आज
द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आएगा, ठीक है। अगर 1 पे 2 पे 3 पे देखे तो ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ तक 1 तक आया, फिर जंप कर लिया 1 तक, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस गया पूरा बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते, फिर यहाँ पे जंप कर लिया। तो इंटीग्रल पॉइंट में इसका जो होता है कंटिन्यूस नहीं होता। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। दैट्स व्हाई जो फंक्शन जिस पॉइंट में एक फंक्शन अगर जो पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट में कभी डिफरेंशियल भी नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको पहले कंटिन्यूस होना जरूरी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट कंटिन्यूस एट एन इंटीग्रल पॉइंट। और हम देख सकते हैं 0 और 3 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, 0 और 3 को अलावा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रेटर देन, तो एक आएगा 1, दूसरा आएगा 2। 1 और 2 आ रहा है ना, 1 और 2 मैं लिख दिया यहाँ से 0, यहाँ पे इंटरवल आ रहा है 0 to 3। अच्छे से बता देते हैं इसको, 0 से 3 के अंदर, ठीक है, ये वाला इंटरवल। उसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं, 0 और 3 को छोड़ के 1 और 2, 2 ही इंटीजर आ रहे हैं ना, यानी इस 2 पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, यानी ओनली 2 पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में ही कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वही कॉन्टिन्यूस का एक प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन के इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमें पता है लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो वैल्यू यूज करना था, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज करना था। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज करना था, राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम फंक्शन यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ना निकाल के हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट निकालते हैं इसका, तो लिमिट निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं, लिमिट कहाँ पे निकालना है, x इज इक्वल टू -1, -1 में यहाँ दिया ना कॉन्टिन्यूस 8x इज इक्वल टू -1, -1 में कॉन्टिन्यूस है, तो -1 में हम लिमिट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू -1 हो जाएगा +5, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 4 - 5, 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फैक्टराइज को अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर को मैं फैक्टराइज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर थोड़ा इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ पे x कॉमन लिख देगा x माइनस 5, फिर +1 कॉमन लेते हैं x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1, फिर ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो फैक्टराइजेशन, तो MCQ है तो जल्दी कर लेना, इतना लंबा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कैंसल्स, तो बचेगा x माइनस 5। अभी अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे तो हमें मिलेगा -6, लिमिटिंग वैल्यू मिला -6, और फंक्शन का वैल्यू कितना है k, f ऑफ -1 कितना मिला है हमें k, और लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू सो दैट द फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस। सो हमें जो k का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा -6, कि फंक्शन का वैल्यू लिमिट के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x sin x प्लस कॉस x रूट x
अच्छा ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, पहले कोशिश करो इसको, बढ़िया सवाल है, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी जब करूँगा देखना, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो अगर हम इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की कोशिश करें तो बहुत लंबा होगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। चेन रूल अप्लाई करके करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको किसी तरह से बाहर वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बराबर करें, मैंने उसी फॉर्मेट में लिख दे। बाहर में कॉस है, अंदर सिर्फ कॉस में कर ले, कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स फॉर्मूला हम डाल सकते हैं, ऐसा होता है ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ क्या होगा, क्योंकि इसके साथ कंडीशन रहता है, एक्स होता है कंडीशन दैट एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू, या फिर थीटा यहाँ पे लिखते हैं तो थीटा आ जाएगा, थीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको पहले, कॉस इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, स्प्लिट कर लेता हूँ। तो मुझे पता है 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस पाई/4 का वैल्यू होता है 1/√2, वैसे ही साइन पाई/4 का भी वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। और बाहर क्या है, कॉस है, मुझे अंदर भी कॉस चाहिए, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कहता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी यहाँ पे दोनों कॉस चाहिए, यहाँ पे दोनों साइन अगर मिल जाए तो मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स, या ए वाले 1/2 की जगह मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ पाई/4 इंटू साइन एक्स, प्लस ए वाले 1/2 की जगह √2 की जगह मैं लिख देता हूँ कॉस ऑफ पाई/4 एंड कॉस एक्स, यहाँ पे 1/√2 था इसलिए आसानी से हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे गलती हो जाती है बच्चों से, कुछ बच्चे लिखेंगे कॉस ऑफ पाई/4 माइनस एक्स, और कुछ बच्चे लिखेंगे कॉस ऑफ पाई/4, बस इसका वैल्यू लिखता हूँ, सॉरी, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/4। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, दोनों का वैल्यू तो यही आएगा ना, दोनों का वैल्यू यही आएगा। यहाँ पे थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, अगर गलती करोगे तो देखो, अगर आप लोग गलती करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, अगर सही करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा इसी केस में। तो क्या, अगर आप ऐसे लेते हो, इसको लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1, और इसको लेते हो आपका आंसर आएगा -1। तो इसको लेना किसको है, इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, आगे जाके देखना आंसर यही आएगा। तो इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, कैसे पता चलेगा, तो उसे पता करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दिया है यहाँ पे, इसको थोड़ा यूज करेंगे, ठीक है, कंडीशन को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, x का वैल्यू अगर -पाई/4 टू पाई/4 है, ठीक है, और हमें जो ए फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है, बाहर कॉस है ना, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो ए वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए पाई/4 माइनस एक्स आना चाहिए, पर एक कंडीशन है, थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के अंदर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको लेता हूँ, यानी इसके जगह पे कॉस साइन पाई/4 साइन एक्स प्लस कॉस पाई/4 कॉस एक्स के बदले में अगर मैं कॉस एक्स माइनस पाई/4 लिखता हूँ, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा माइनस, थीटा का वैल्यू होगा -पाई/2 से 0 के बीच में, -पाई/2 से 0 के बीच में कैसे होता है देखते हैं। हमें पता है
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर। मैं अगर यहाँ पे x माइनस पाई चाहिए तो मैं x माइनस पाई सारे बोथ से साइड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह से पाई बाई फोर माइनस कर लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस पाई बाई फोर, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। यानी जो पाई बाई फोर एक्स माइनस पाई बाई टू का एक्स माइनस पाई बाई फोर का वैल्यू आ रहा है वो पाई बाई टू से जीरो के बीच में आ रहा है। पर हमें जो कंडीशन थे डेफिनेशन का, जो फॉर्मूला का, उसमें थीटा जीरो से पाई के अंदर आना चाहिए, यहाँ से पाई जीरो के नीचे आ रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते, इसको लेना गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी केस में देखियो, थोड़ा इसको ध्यान रखना। दूसरी केस में अगर x पता है माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, अगर हम पाई माइनस एक्स करते हैं तो पहले माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई फोर इज ग्रेटर देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर। अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है या फिर ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। फिर क्या चाहिए, पाई से माइनस करना है, मतलब प्लस पाई कर लेंगे, प्लस पाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा जीरो। यानी पाई माइनस एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है, यानी थीटा इज इन बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू। इसको अगर थीटा मानते हैं तो थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी थीटा जीरो को पाई के बीच में भी आएगा। तो इसीलिए हम इसको अगर लेते हैं दो डायरेक्ट ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, थीटा के जगह जो इसके जगह कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स लूँगा, एक्स माइनस पाई बाई फोर नहीं लूँगा। ठीक है, समझ में आया क्यों ले रहे हैं। तो चलिए फिर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग इज दैट आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। यहाँ पे थीटा जो है अगर हम इसे थीटा मान रहे हैं वो जीरो से पाई के बीच में आ रहा है। फिर ये जो फंक्शन था, मान लीजिए दिस इज वाई, तो हमें वाई मिला पाई बाई फोर अपॉन एक्स, और इसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो वाई डैश मिल जाएगा माइनस वन, पाई बाई फोर का डेरिवेटिव जीरो कॉन्स्टेंट और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो इसका आंसर जो होगा माइनस वन होगा। जो बच्चे इसको लिखे होंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे बोलोगे कि दोनों आंसर होंगे, माइनस वन प्लस वन दोनों हो सकते हैं, आंसर गलत है। गलत नहीं है भाई आंसर, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन के वजह से ही आंसर ए बन रहा है। कंडीशन अगर कुछ और होता, ए वाला कंडीशन, तो आंसर कुछ और होता। ठीक है, दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं मतलब आपको कंडीशन देखे करना है, मतलब थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह इन्वर्स में भी एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे क्या लेना है आपको थोड़ा देख के करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूस, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू इज मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ पे, 8 कॉन्टिन्यूस 8 यानी 8 हमें लिमिट निकालना है, साइन ऑफ 7x अपॉन 5x। ठीक है, ऊपर 7x है नीचे 5x है, तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ऐसा फॉर्मूला है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, x होना चाहिए, यहाँ पे 7x मतलब नीचे भी 7x होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक 7 मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर में एक 7 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगले स्टेप में लिख देता हूँ इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 7 साइन 7x, नीचे 5 इंटू 5 वाल का 7x लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, और कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7/5 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 7x अपॉन 7x, जो कि हो जाएगा 1, और हमारा लिमिटिंग वैल्यू आएगा, लिमिट आएगा वो आएगा 7/5।
5। तो लिमिट आ रहा है 7/5 और एफ ऑफ 0 कितना है यहाँ पे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू करना है, यानी लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। That means f of 0 must be equal to 7/5 and f of 0 is equal to k. k must be equal to 7/5. आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखेंगे, वही लिमिट का क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एमसीक्यू आज बस एमसीक्यू करेंगे या फिर एक दो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एक बार चेक कर लेता हूँ। रुकिए, अभी 45 मिनट्स हुए हैं तो और 15 मिनट पढ़ सकते हैं, 1 घंटा तक पढ़ लेंगे, जितना क्वेश्चन हो सके उतना तक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फाइंड डी ऑफ एक्स। अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछा है तो इसका अगर डेरिवेटिव, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन था ना, ये वाला हो चुका था, ये वाला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो चलिए ये वाला हो चुका है। चलिए तो इसको अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करें चेन रूल यूज़ करके तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज प्रॉपर्टीज यूज करके उसको थोड़ा चेंजेस करते हैं। बाहर जो ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स है, टान इन्वर्स है, अंदर टान लाने की कोशिश करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे y था टान इन्वर्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ऐसा होता है, ठीक है। और नीचे साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। तो एक साइन के साथ स्क्वायर कैंसल, 2 कैंसल, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2, सॉरी tan इनवर्स ऑफ tan एक्स अपॉन 2, एक साइन कॉस बचेगा। तो यहाँ पे तो हमें y मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा x बाई 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर कंडीशन दिया होता कि x बिलोंग्स टू कुछ इंटरवल तब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा 1/2। डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वही लिमिट का क्वेश्चन है। चेक फर्दर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन आज देखिए इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 में एक कंटिन्यूस और नॉट हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन 3 के लिए एक फंक्शन दिया गया है, ग्रेटर देन 3 के लिए और दूसरा फंक्शन दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है, ठीक है। और एक फंक्शन कब कंटिन्यूस बनता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। तो चलिए यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और 3 माइनस में 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेंगे, x का वैल्यू जो होगा 3 से कम होगा। कम यानी हम a वाला फंक्शन यूज करेंगे ऊपर वाला, यानी x माइनस 3 का मोड अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, x माइनस 3 का मोड को हम अगर अलग अलग लिखने चाहे तो एक बार होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 और एक बार होगा x माइनस 3। माइनस ऑफ x माइनस 3 कब लिखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 3, और x माइनस 3 कब लिखेंगे, सिर्फ x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मॉडुलस को ऐसे ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे जो नंबर रहता है, अगर x माइनस ऐसे रहता ना, इफ x माइनस a को हम ऐसे लिखेंगे
एक्स माइनस ए एक बार नेगेटिव, एक्स माइनस ए एक बार पॉजिटिव। नेगेटिव कर लेंगे जब एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन ए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस ए फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अगर एक्स प्लस ए होता उसको फिर क्या कहते हैं, एक्स माइनस माइनस ए, इसी फॉर्मेट में लिखते फिर इसको कन्वर्ट करते। चलिए यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसी तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे या फिर माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे। अब देख सकते हैं x का जो वैल्यू है, यहाँ पे कंडीशन देखिए, x का जो वैल्यू है लेस देन 3 है। लेस देन 3 मतलब हम x माइनस 3 का मोड को हम लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 3, यानी हमें जो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3, और यहाँ पे x माइनस 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, जो बचेगा माइनस ऑफ 1/2 -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला कितना -1/2। फिर निकालते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 पॉजिटिव, 3 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक, बस थोड़ा सा ऊपर x का वैल्यू लेंगे, थोड़ा सा भी ऊपर ले तो ऊपर ही तो हो रहा है ना, तो सेकंड फंक्शन यूज करेंगे उसके लिए x माइनस 6/6। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0/0 फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिलेगा 3 - 6/6, यानी -3/6 इज इक्वल टू 1/2 -1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, और f(3) निकालना है। f(3) कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 के लिए भी सेम फंक्शन यूज करना है, यानी 3 - 6/6, यानी -1/2, इसमें भी 1/2। यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट -1/2 और राइट हैंड लिमिट -1/2, फंक्शनल वैल्यू -1/2। दैट मीन्स द फंक्शन इज, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ रहा है, मतलब लिमिट आ रहा है -1/2, फंक्शन का वैल्यू आ रहा है -1/2। दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 में 8 3 द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो दिस इज ए इम्प्लिसिट टाइप फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स जहाँ पे हम y को इन टर्म्स ऑफ x में नहीं लिख सकते। इम्प्लिसिट फंक्शन आर द फंक्शन इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रिटेन एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं लिख सकते, यानी यहाँ पे डिपेंड, हमेशा जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन में अगर जो भी दिया गया है, अगर y को हम इन टर्म्स ऑफ x में नहीं लिख सकते तो उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट के लिए जो प्रोसेस रहता है, बहुत सारे डेरिवेटिव करेंगे, फिर dy/dx को एक तरफ ले लेंगे, फिर कॉमन लेने के बाद बाकी उस साइड डिवाइड कर लेते हैं। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले बहुत सारे डेरिवेटिव कर लेते हैं। d/dx √3 इंटू x² प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4xy। तो यहाँ पे √3 को कॉमन बाहर ले लेते हैं, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, u प्लस v का फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ पे 2y इंटू dy/dx आ जाएगा, ठीक है। y² का डेरिवेटिव 2y होगा, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx होगा। राइट हैंड साइड में आएगा d/4 बाहर ले लेते हैं, लेने के बाद x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव, जो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा ओपन कर ले, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे √3 को अंदर ले लेता हूँ, √3y dy/dx मिलेगा 4 इंटू एक्स dy/dx प्लस y, यहाँ पे 4 के साथ इसको काट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी √3x प्लस √3y dy/dx इज इक्वल टू 2x dy/dx प्लस 2y। फिर dy/dx टर्म जो जितने भी उसको एक साइड ले लेते हैं, √3y dy/dx माइनस 2x dy/dx, बाकी सबको अलग साइड 2y
माइनस 3x रूट 3x 2y माइनस रूट 3x। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को अगर हम ले लेंगे कॉमन तो बचेगा रूट 3y माइनस 2x और राइट साइड में बचेगा 2y माइनस रूट 3x। तो dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 2y माइनस रूट 3x डिवाइड बाई रूट 3y माइनस 2x। और हमें यहाँ पे दिया है डेरिवेटिव 8, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू रूट 3/2। तो अगर हमें निकालना है dy बाई डी एक्स 8 1/2 कमा रूट 3/2, यानी x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू रूट 3/2, जो कि हमें मिलेगा 2 इंटू रूट 3/2 माइनस रूट 3 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू वाई का वैल्यू रूट 3/2 माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 कैंसल, रूट 3 माइनस रूट 3/2 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 यहाँ पे 2 कैंसिल 1, 3/2 माइनस 1, जो कि हमें देगा, ऊपर आ जाएगा रूट 3/2, रूट 3 माइनस रूट 3/2 आ जाएगा रूट 3/2 डिवाइड बाई यहाँ पे 1/2, तो आ जाएगा रूट 3। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 8, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू रूट 3/2 इज रूट 3। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है x इज इक्वल टू a sin t, एक पैरामीट्रिक फॉर्म में है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते थे, x को विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डेरिवेटिव करेंगे, y को भी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर में डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे dy बाई डी एक्स पूछा है तो dx बाई डी टी निकाल देते हैं, जो कि होगा a3, डायरेक्ट कर लेता हूँ उसको। ठीक है, चलिए आपके लिए कर लेते हैं अच्छे से। dt विथ रेस्पेक्ट टू t में करना है डेरिवेटिव, विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t है, पैरामीटर इज t, a साइन क्यूब t, तो होगा dx बाई डी टी हमें मिलेगा, a कांस्टेंट है, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव जगह 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। चेन रूल डाल के हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबको चेन रूल पता होगा, अगर ना पता हो तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से। कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन डी साइन टी इंटू डी साइन टी अपॉन डी टी डी हाँ अपॉन डी टी, इस तरह से हमने किया। ठीक है, तो चलिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, टी को वाई को विथ रेस्पेक्ट टू टी में डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं उसको, b3 cos 2t cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी। ठीक है, फिर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, होता ना ऐसे, डी वाई बाई डी टी के जगह डी वाई अपॉन डी एक्स में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ में डी वाई डी टी डिवाइड कर लेता हूँ, ऊपर डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, नीचे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, और डी वाई बाई डी टी हमें पता है 3b cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे इंटू ए डी एक्स बाई डी टी आएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और कॉस टी के साथ इसको काट देंगे, स्क्वायर के साथ साइन टी को काट देंगे, 3 कैंसल, बी अपॉन ए कॉट टी, बी अपॉन ए कॉस टी अपॉन साइन टी आएगा कॉट टी, कॉट टी, क्या आ गया हमारा डेरिवेटिव। तो हमें मिला डी वाई अपॉन डी एक्स मिला बी अपॉन ए कॉट
टी, ठीक है। और आर दिया है टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 में इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम डी वाई बाई डी टी डी एक्स आर टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा, टी के जगह पे हम पुट कर देंगे पाई बाई 4, यानी बी अपॉन ए इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4 एंड कॉट पाई बाई 4, अच्छा माइनस है ना, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा माइनस, यहाँ पे है एक, तो माइनस माइनस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 इज इक्वल टू होता है कितना 1, यानी माइनस बी अपॉन ए इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत टाइम होने वाला हो रहा है, रात के 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बज चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और फिर कल हम जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। शायद यहाँ पे 17 क्वेश्चन 18 नंबर पेज तक आ रहा है, मतलब 17 क्वेश्चन हमने 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर आगे जो कल हम 1 घंटा फिर करेंगे जितना क्वेश्चन हो सके। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल।